ओके, सॉरी फॉर दैट, मैं रिकॉर्डिंग का बटन ऑन करना भूल गया था। तो मैं इस लेक्चर को जो है वो दोबारा रिपीट करता हूँ, ठीक है। वो मैंने रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस करना भूल गया था। कल कल हमने रिकॉर्डिंग की थी, तो उसमें कुछ गैप आ गया था, तो फिर मैं आज दोबारा इसकी लेक्चर की जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ओके, मैंने आपसे ये कहा था कि हमने स्टार्ट में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन किया था। एक ऐसा टेबल जिसके अंदर हमारा रैंडम वेरिएबल जो होता है एक्स, उसको हम प्रोबेबिलिटीज के साथ डिफाइन करते हैं। उस टेबल को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर मैंने वहां पे आपको डिफाइन किया था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने लास्ट क्लास तक डिस्कस किया है, जिसके अंदर हमारे पास दो फार्मूलाज थे। एक था हमारे पास बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एक था हमारे पास पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों फार्मूले हमने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज किए थे। अपने रैंडम वेरिएबल एक्स की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करने के लिए हमने बायनोमियल और पॉइसन को यूज किया था, जब हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स जो होगा वो डिस्क्रीट फॉर्म में होगा। फिर हमने वहां पे ये भी देखा था कि हम बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो पॉइसन में शिफ्ट भी कर सकते हैं कुछ गिवन कंडीशन के रिस्पेक्ट से। वो भी हमने देखा था, उसके प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे और उसका मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दिया था। ओके जी, अब हम नए टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। नया टॉपिक है हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की सेकंड टाइप हो गई। कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो हम फार्मूला यूज करेंगे इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इसको बनाने के लिए, वो फार्मूला है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे बायनोमियल और पॉइसन हमने यूज किए थे डिस्क्रीट के अंदर, इसी तरह कॉन्टिन्यूअस के अंदर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करें। इसमें भी बहुत सारे फार्मूलाज हैं, बट हमारे सिलेबस में जैसे नॉर्मल है तो हम सिर्फ उसी को फॉलो करेंगे। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप कहाँ यूज करेंगे, मतलब किस टाइप की एप्लीकेशन, किस टाइप के प्रॉब्लम के अंदर इस डिस्ट्रीब्यूशन को आप यूज करेंगे। फर्स्ट कंडीशन ये है कि हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स जो होगा वो डिस्क्रीट नहीं होगा। अगर डिस्क्रीट नहीं होगा तो कॉन्टिन्यूस होगा, और कॉन्टिन्यूस नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनमें डेसिमल आ जाए। तो अब हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स जो है, जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है, वो डेसिमल फॉर्म में होगा। डेसिमल नंबर्स की हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी होगी। देन सेकंड कंडीशन क्या है, हमें एप्लीकेशन के अंदर हमें ये दो चीजें नजर आएंगी जिनको हम कहते हैं कि ये इस डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स हैं। और पैरामीटर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ये ऐसी वैल्यूज होती हैं जो आपको क्वेश्चन के अंदर लाजमी डिफाइन होंगी। ये निशानी होगी आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करने की। जिस क्वेश्चन के अंदर ये दो वैल्यूज आपको नजर आ जाएं, उसको आप नॉर्मल से सॉल्व करेंगे। जिस क्वेश्चन में आपको n और p नजर आ जाए, उसको आप बायनोमियल से करेंगे। जिस क्वेश्चन में आपको लैम्डा की वैल्यू नजर आ जाए, उस क्वेश्चन को आप पॉइसन से करेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे थ्री टाइप्स के हैं हमारे सिलेबस में, दो डिस्क्रीट के, एक नॉर्मल, मतलब एक कॉन्टिन्यूस का। ये तीन फार्मूलाज हमने जहन में रखने हैं। जब भी हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, हम उसके पैरामीटर देखेंगे। अगर n और p हमें क्वेश्चन में मिलता है तो हम अपने क्वेश्चन को बायनोमियल से करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू नजर आती है तो हम उस क्वेश्चन को पॉइसन से करेंगे। अगर हमें मीन के साथ, मीन को हम एवरेज भी कहते हैं, अगर हमें एवरेज के साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल जाए क्वेश्चन के अंदर, तो फिर हम उस क्वेश्चन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे। और नो डाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो रैंडम वेरिएबल एक्स होगा, ये हमारा डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं होगा, ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होगा, ये डेसिमल फॉर्म में होगा। ये इसकी एक और निशानी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करने की। तीसरे स्टेप पे मैंने आपको ये कहा कि अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। इस ग्राफ को हम सिमेट्रिकल ग्राफ भी कहते हैं, इस ग्राफ को हम नॉर्मल कर्व भी कहते हैं। अच्छा, नॉर्मल कर्व या सिमेट्रिकल ग्राफ की डेफिनेशन क्या है, अगर हम इसको बिल्कुल सेंटर से हाफ करते हैं, तो जो पार्ट हमें लेफ्ट साइड पे नजर आएगा, सेम एज इट इज हमें राइट साइड पे नजर आएगा। जो पॉइंट हमें लेफ्ट साइड पे नजर आएंगे, सेम एज इट इज उनका साइन चेंज हो जाएगा। लाइक अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएंगे, अगर यहाँ प्लस -4 है तो यहाँ +4 हो जाएगा, अगर यहाँ +5 है तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। मतलब पॉइंट सेम होंगे, सिर्फ क्या होगा, क्वाड्रेंट्स के रिस्पेक्ट से जो है इनके साइन हमारे चेंज होंगे। तो इसका ग्राफ जो होता है वो इस टाइप का होता है, जिसको हम सिमेट्रिकल ग्राफ भी कहते हैं, जिसको हम नॉर्मल कर्व भी कहते हैं। अच्छा, एक तो डेफिनेशन मैंने आपको ये बताई सिमेट्रिकल ग्राफ की।
कि अगर हम इसको सेंटर से हाफ करते हैं तो जो हिस्सा लेफ्ट साइड पे होगा वही हिस्सा राइट साइड पे होगा। अच्छा, इसकी एक और प्रॉपर्टी ये है सिमेट्रिकल ग्राफ की कि अगर हम ऐसे ग्राफ का मीन, मीडियन, मॉड ये कंप्यूट करते हैं तो तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल होती हैं। ये सिमेट्रिकल ग्राफ की सेकंड प्रॉपर्टी होती कि ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा एप्लीकेशन जिसका ग्राफ इस टाइप का होगा उसका मीन, मीडियन, मॉड इक्वल होगा। मतलब हमने स्टैट्स में आपने माशाल्लाह BBA 2 में थी, उसमें आपने डाटा को जो है वो मीन कंप्यूट किया था, मीडियन कंप्यूट किया था, मॉड कंप्यूट किया था। तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम थे जिसमें ये तीनों वैल्यूज डिफरेंट थी और कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी आपने सॉल्व किए होंगे आई थिंक जिसमें इन तीनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो ऐसे तमाम प्रॉब्लम जिसके अंदर इन तीनों की वैल्यूज इक्वल होती है उसको हम सिमेट्रिकल डाटा कहते हैं। ऐसा डाटा जिसके अंदर तीनों वैल्यूज आपस में हैं उसको हम सिमेट्रिकल डाटा कहते हैं और सिमेट्रिकल डाटा का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का होता है और सेम ग्राफ आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी होता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है और लाइफ में ये भी रिसर्च हुई है, ये भी कहा जाता है कि हमारी लाइफ के अंदर 95% प्रॉब्लम्स 95% प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें प्रॉब्लम्स का, उनका ग्राफ इस टाइप का बनेगा। तो हम अभी हम स्टेट्स के जो है बाकी टॉपिक भी करेंगे। आप देखना तकरीबन हर क्वेश्चन के अंदर ना हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, इस ग्राफ को अप्लाई करेंगे, नॉर्मल ग्राफ को अप्लाई करेंगे। उसकी रीजन ये है कि तकरीबन हर प्रॉब्लम का ग्राफ इस टाइप का होता है। देखना ये सेम जैसे मैंने कहा ना कि आपके पास सेम चीज लेफ्ट साइड पे, सेम चीज राइट साइड पे। एक इंसान की बर्थ हुई यहाँ पर, वो आहिस्ता 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 इसकी एज इंक्रीज हो रही है, वो बड़ा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ पे पहुंच के वो फुल जवान हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आहिस्ता 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 उसकी एफिशिएंसी कम होना शुरू हो जाएगी, उसकी एज ढलना शुरू हो जाएगी, बुढ़ापे की तरफ जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता जाके उसकी डेथ हो जाएगी। यहाँ से पैदा हुआ, यहाँ पे उसकी डेथ, और ये वो पॉइंट है जब वो पीक का पॉइंट था, मतलब यहाँ पे बिल्कुल वो यंग था। उसके बाद उसकी एज ढलना शुरू हुई, उससे पहले वो अपने बचपन, मतलब ये कंडीशन जो है आपको तकरीबन अपने लाइफ के हर प्रॉब्लम के अंदर नजर आएगी। तो इस टाइप का ग्राफ दिखाया जाता है कि हमारी लाइफ में 95% प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, अगर हम उनका ग्राफ ड्रॉ करें तो वो ग्राफ सिमेट्रिकल होगा। फिर आपने पढ़ा होगा जब ये तीनों इक्वल नहीं होते तो फिर क्या होता है? फिर वो होता है नॉन सिमेट्रिकल। ऐसा ग्राफ जो सिमेट्रिकल नहीं होता उसको हम नॉन सिमेट्रिकल कहते हैं। और नॉन सिमेट्रिकल क्या होता है? नॉन सिमेट्रिकल में एक ग्राफ इस टाइप का होता है, पढ़ा होगा आपने, इसको हम नेगेटिवली स्क्यूड कहते हैं, और एक ग्राफ हमारा इस टाइप का होता है जिसको हम पॉजिटिवली स्क्यूड कहते हैं। स्क्यूड होता है जो स्क्यूड कहते हैं नॉन सिमेट्रिकल को। नॉन सिमेट्रिकल का जो दूसरा नाम है वो स्क्यूड है। स्क्यूड मीन व्हिच इज नॉट सिमेट्रिकल। स्क्यूड फिर दो तरह का होता है, एक को हम कहते हैं नेगेटिवली स्क्यूड, एक को हम कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। नेगेटिवली स्क्यूड के अंदर आपका मीन जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट बन जाता है, सबसे स्मॉलेस्ट, और मॉड जो होता है वो सबसे ग्रेट होता है। और पॉजिटिव स्क्यूड के अंदर आपका मीन जो होता है वो सबसे ग्रेटेस्ट होता है और मॉड जो होता है वो सबसे लेस हो जाता है। इसमें तीनों इक्वल होते हैं, और अगर तीनों इक्वल नहीं है तो जाहिर सी बात है, अगर तीनों डिफरेंट है तो इसका कोई तो इसमें वैल्यू बड़ी होगी ना, किसी की बड़ी होगी किसी की छोटी होगी, अगर इक्वल नहीं है। तो अगर मीन स्मॉलेस्ट है तो नेगेटिवली स्क्यूड, अगर मीन ग्रेटेस्ट है तो पॉजिटिवली स्क्यूड, अगर मॉड ग्रेटेस्ट है तो नेगेटिवली स्क्यूड, अगर मॉड स्मॉलेस्ट है तो पॉजिटिव। और ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए
कि जब हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, किसी डेटा का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो जो सबसे पीक का पॉइंट होता है, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है एक्स एक्सिस के ऊपर, इसको हम मॉड कहते हैं, इसको हम मॉड की वैल्यू कहते हैं। जो सबसे पीक का पॉइंट होता है ग्राफ में, ये मॉड की वैल्यू होती है। तो इस केस में ये इसका पीक का पॉइंट है। तो सिमेट्रिकल ग्राफ के अंदर जो पीक का पॉइंट होता है, टॉप का पॉइंट होता है, उस पॉइंट के ऊपर आपका मीन भी एग्जिस्ट करता है, मीडियन भी एग्जिस्ट करता है, मॉड भी एग्जिस्ट करता है। इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका मीन सबसे हाईएस्ट होता है, ये सबसे हाईएस्ट होता है मीन। उसके बाद मीडियन आता है और उसके बाद कहीं जाके मॉड आता है। और इस केस में क्या होता है, इस केस में सबसे हाईएस्ट मॉड होता है, उसके बाद कहीं जाके मीन, मीडियन, मॉड आते हैं, इस तरह से। और फिर वही कंडीशन, अगर हम ये हाफ करते हैं ग्राफ को, आपको बिल्कुल सेंटर से हाफ करते हैं, तो इसको भी आप सेंटर से हाफ करें, तो आपको जो साइड राइट साइड पे नजर आएगी, जो पार्ट राइट साइड पे नजर आएगा, वो लेफ्ट साइड पे नजर नहीं आएगा, दोनों डिफरेंट है। सिमिलरली अगर हम इसको हाफ करते हैं सेंटर से, जहां पे पीक का पॉइंट आ रहा है वहां से हम इसको हाफ करते हैं, तो जो हिस्सा राइट साइड पे आ रहा है वो हिस्सा एज इट इज लेफ्ट साइड पे नहीं आ रहा। तो दैट इज नॉट सिमेट्रिकल, दैट इज नॉट सिमेट्रिकल एंड दैट इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ग्राफ क्या होता है, जिसमें मीन मीडियन मॉड इक्वल होते हैं। नॉन सिमेट्रिकल क्या होता है, जिसमें मीन मीडियन मॉड इक्वल नहीं होते। अगर मीन की वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट है तो वो नेगेटिवली स्क्यूड होता है, और ग्राफ में जो कर्व का एक साइड होता है वो नेगेटिव साइड पे ज्यादा टर्न लेता है, नेगेटिव साइड पे बेंट में ज्यादा होता है, झुकाव ज्यादा होता है, उसमें झुकाव ज्यादा होता है नेगेटिव साइड पे। और पॉजिटिव स्क्यूड में क्या होता है, आपका जो कर्व का एक हिस्सा है वो पॉजिटिव साइड पे ज्यादा उसका झुकाव होता है, ज्यादा वो बेंट हुआ होता है वहां पर। तो ये सिंपल हमने थोड़ा सा ग्राफ को डिस्कस किया, ये आपने आई थिंक पहले पढ़ा हुआ होगा, मैंने इसको थोड़ा सा दोबारा रिमाइंड करवा दिया। तो ये ग्राफ जो होते हैं, ये हमारे डिफरेंट टाइप के जो डेटा होते हैं उनके ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। आपने पढ़ा होगा स्टेट्स के अंदर हिस्टोग्राम भी हम ड्रॉ करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स होते हैं ग्राफ में, फ्रीक्वेंसी कर्व होते हैं, ऑब्जेक्ट ग्राफ होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये चीजें मैंने अज्यूम किया हुआ है कि आपने ये बीबीए 2 में स्टेट्स में सारा कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, मैंने फिर भी इसको रिवाइज कर दिया कि ये आपके जहन में दोबारा रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि आगे हम ग्राफ का थोड़ा सा कंसेप्ट लेंगे, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सिमेट्रिकल ग्राफ क्या होता है और नॉन सिमेट्रिकल ग्राफ क्या होता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, पॉसिबल कंडीशंस टू कंप्यूट probabilities of random variable x when it is not discrete। अब पॉइंट ये है हमारा कि हमने अपने रैंडम वेरिएबल x की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है जब वो डिस्क्रीट नहीं होगा। तो उसके लिए पॉसिबल कंडीशन क्या क्या हो सकती है? उसके लिए फर्स्ट पॉसिबल कंडीशन ये है कि हमने अपने प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करना है रैंडम वेरिएबल x की, वो आपको लेस देन की शेप में मिले, लेस देन की शेप। ठीक है, मतलब हमने रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू कंप्यूट करनी है किसी भी पर्टिकुलर नंबर से लेस देन, इक्वल टू, या लेस देन। मतलब हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना एप्लीकेशन वगैरह, उसमें हमें एक इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, तो ग्राफ में इसका कंसेप्ट ये होगा कि सपोज दिस इज ए, दिस इज ए। ठीक है, हमने क्या काम करना है, इससे लेस देन की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करना है, लेस देन की प्रोबेबिलिटी। तो लेस देन की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करने के लिए मैंने उसको शेडेड एरिया के साथ डिफाइन कर दिया। मींस इसका ग्राफ इस टाइप का होगा, लेस देन है तो ये हमारा टोटल ग्राफ हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का।
उसमें हमने कोई पॉइंट डिफाइन कर दिया, क्योंकि लेस देन की कंडीशन है, हम उस पॉइंट से लेस देन की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करेंगे, मोर देन की नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हो गया, ये स्टेटमेंट हो गई, ये उसका ग्राफ हो गया। और ये हम अज्यूम करेंगे सम ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू 1। ये प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे एज इट इज अप्लाई करेंगे, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये जो ग्राफ बन रहा है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक टोटल प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के इक्वल है। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका एंडिंग पॉइंट है ग्राफ का। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो डिफरेंट एक्स की वैल्यूज हैं, डिफरेंट, जिसमें ए भी शामिल है, इन सारी वैल्यूज के ऊपर जब आप प्रोबेबिलिटीज को कंप्यूट, इसका ग्राफ हमने कैसे बनाया हुआ है, इसका कंसेप्ट तो है ना आपके पास। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे आपका पड़ा हुआ है रैंडम वेरिएबल। ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपका रैंडम वेरिएबल पड़ा हुआ है। ये डिफरेंट जो वैल्यूज है ना, ये रैंडम वेरिएबल्स की हैं। और वाई एक्सिस पर पड़ा हुआ है आपके रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटीज। तो जो वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यूज होगी ना, वो इनकी प्रोबेबिलिटीज हैं। मतलब अगर यहाँ पे जीरो, अगर हम यहाँ पे x को 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 लेते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 0.25 आती है, 0.75 आती है, 0.85 एंड तो 1 कितना आ रहा है, फिर इस तरह से हम इसका जो है वो इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं कि जो से पॉइंट पे जो भी प्रोबेबिलिटी होगी उसका ग्राफ फिर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे रैंडम वेरिएबल, वाई एक्सिस पे उनकी प्रोबेबिलिटीज, फिर जिस रैंडम वेरिएबल की जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वो हम डॉट लेकर उसका इस तरह से कट ड्रॉ करते हैं। हिस्टोग्राम बना लें, फ्रीक्वेंसी कर्व बना लें, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बना लें, जिस टाइप का भी आप ग्राफ बने। तो ये ग्राफ इसी तरह से डिफाइन किया गया, मतलब डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स के ऊपर उनकी प्रोबेबिलिटी उसका ग्राफ ड्रॉ किया गया है। अगर हमने किसी रैंडम वेरिएबल पर्टिकुलर नंबर से लेस देन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसका मतलब है हम इसको शेडेड एरिया इस तरह से करेंगे। लेफ्ट साइड पे, जो लेफ्ट साइड पे एरिया होता है वो लेस देन होता है, जो राइट साइड पे एरिया शो करेंगे वो मोर देन होगा, वो अबव होगा। ठीक है जी, ये लेस देन की प्रोबेबिलिटी हमने कंप्यूट करनी है किसी भी पर्टिकुलर नंबर से, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। तो एक हमारा प्रॉब्लम इस शेप में होगा कि हमने किसी लेस देन की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है। तो लेस देन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसका ग्राफ लेफ्ट साइड पे शेडेड पोर्शन डिफाइन करेगा। लेफ्ट साइड पे लेस देन के लिए लेफ्ट साइड, मोर देन के लिए राइट साइड। ओके, ब्रेक का टाइम हमारा करीब आने वाला है, तो एज इट इज फिर हम 10 मिनट का एक ब्रेक लेकर वापस आ जाएंगे। ओके, ये है अब हमारी सेकंड कंडीशन। एक तो हमारे पास इस टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है, और एक वो प्रॉब्लम जो है इस टाइप हमारे से पूछ सकते हैं, मोर देन इक्वल टू बी या ऑन दी ग्रेटर देन बी। तो इस टाइप का ग्राफ जब हम देखेंगे, तो सपोज दिस इज बी। अब हम उस बी से आगे का एरिया जो है, मतलब उसकी जो प्रोबेबिलिटीज है वो शो करेंगे। मोर देन है तो हम पर्टिकुलर पॉइंट से आगे की प्रोबेबिलिटी शो करेंगे, मतलब मोर देन। तो ग्राफ हमारे पास शेडेड एरिया होगा जो प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है वो मोर देन का होगा। ये शो कर रहा है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी का। तो लेस देन होगा तो लेफ्ट साइड, मोर देन होगा तो राइट साइड। तीसरी कंडीशन देखें, अगर हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल एक्स है वो दो पॉइंट के बीच में है, दो पॉइंट के बीच में। तो इस प्रॉब्लम का ग्राफ किस टाइप का होगा? इस प्रॉब्लम का ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा कि ये सपोज आपके पास x की एक वैल्यू है लेफ्ट साइड की, और सपोज ये आपके पास x की दूसरी वैल्यू है राइट साइड की। ये लेफ्ट, ये राइट। हमने क्या करना है, इनके बीच की प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करना है। तो आपका जो शेडेड एरिया डिफाइन होगा ग्राफ के अंदर, वो इन दो पॉइंट के बीच में आ जाएगा।
फॉर लेस देन लेफ्ट साइड पे, फॉर मोर देन राइट साइड पे, बिटवीन 2 पॉइंट उन दोनों के बीच में। आपका शेडेड एरिया होगा जो आपको क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है रैंडम वेरिएबल की, ये 2 पॉइंट के बीच में। तो जब कभी भी ऐसा ग्राफ आपके सामने आएगा, आप समझ जाए यहाँ पे 2 पॉइंट के बीच में प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जब कभी भी ऐसा ग्राफ सामने आ जाए तो आप समझिए मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट से अबव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जब भी लेफ्ट साइड का शेडेड एरिया आपको नजर आ जाए किसी क्वेश्चन के अंदर, इसका मतलब ये होगा कि हमने उस पर्टिकुलर पॉइंट से लेस देन की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी। देयर आर ओनली 3 कंडीशंस। हम जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, उसमें हमें ये 3 किस्म के प्रॉब्लम नजर आएंगे, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ चौथा प्रॉब्लम नहीं होगा। इट्स मीन it is not possible in normal distribution, not possible। मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ये हमारे पास फोर्थ कंडीशन होगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम जब भी किसी पर्टिकुलर नंबर की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करेंगे, वो हमारे पास या तो लेस देन की शेप में होगा, या मोर देन की शेप में होगा, या बिटवीन 2 पॉइंट होना चाहिए। एग्जैक्ट इक्वल टू हम इसकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट नहीं कर सकते नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, ये मैं आपको फर्दर बताऊंगा। तो ये वो कंडीशन है जो हमें क्वेश्चन में नजर आएंगी, जिनकी हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी होगी, या जिसमें हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स जो होगा वो डिस्क्रीट नहीं होगा। उस केस में ये कंडीशन हमें सारी की सारी जो है अपने प्रॉब्लम के अंदर नजर आएंगी। इन अदर, हम जो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसमें या तो इस टाइप का वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, या वो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, या वो इस टाइप का पूछेगा। इस टाइप का वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। अच्छा, अगर सपोज वो पूछ लेता है, वही है ना, अगर नेगेटिव में जाते हैं, अगर वो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है कि आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, तो फिर इसकी भी हमारे पास एक टेक्निक है। हम अपने इस प्रॉब्लम को पहले इसमें शिफ्ट करेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी